हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक जो कंप्लीट करेंगे वो है 2.1 लाइफ ऑफ द वर्कर्स। इसको अपन लोगों को लाइफ ऑफ द वर्कर्स को हमें पढ़ना है। ठीक है, लाइफ ऑफ द वर्कर्स को हम लोग समझेंगे आज के लेक्चर में। ओके, द एविडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स। द एविडेंस ऑफ लेबर यानी कि लेबर की इनफ लेवल होने, एविडेंस यानी कि इनफ थे, पर्याप्त मात्रा में थे। और इन मार्केट अफेक्ट इन द लाइफ ऑफ द वर्कर, तो मार्केट में लेबर प्रॉपर होने की वजह से वर्कर्स का लाइफ अफेक्टेड हुआ। एज न्यूज ऑफ पॉसिबल जॉब्स ट्रैवल टू द कंट्री साइड हंड्रेड्स टाइम टू द सिटीज। एज न्यूज ऑफ पॉसिबल जॉब, जब ये न्यूज स्प्रेड होती थी कि जो जॉब की पॉसिबिलिटी है, तो ट्रैवल टू द कंट्री साइड, लोग यानी कि जो वर्कर्स थे या फिर जो काम करने वाले लोग थे वो कंट्री साइड से ट्रैवल करते थे, विलेज एरिया ट्रैवल करते थे। 100 ट्रैम टू अ सिटी, ट्रैम मतलब पहुंच जाना, भटक के आ जाना, तो मतलब 100 की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग कहाँ पहुंचना शुरू कर जाते थे, सिटी तरफ आना स्टार्ट कर देते थे। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशंस। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशन। एक्चुअल जो पॉसिबिलिटी है जॉब पाने की, द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशन। तो जो आपका नेटवर्क है, तो आपको जॉब सिटी में जाके मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत हद तक डिपेंड इससे करता है या आपका फ्रेंडशिप और किन रिलेशन, जानने वाले लोगों से जो हैं उनका नेटवर्क कितना है। ठीक है ना, जो आपके सिटी में आपके जानने वाले लोग कितने, रिलेशन वाले लोग कितने, इस पर डिपेंड करता है। If you had relative or a friend in a factory, if you had a relative or a friend in a factory, अगर आपको कोई फ्रेंड रिलेटिव फैक्ट्री में है, तो you were more likely to get a job quickly। ठीक है, तो जॉब कैसे होगी, जॉब क्विकली, जल्दी मिल जाएगी, जल्दी मिलने के चांस होंगे। बट नॉट एवरीवन हैड सोशल कनेक्शंस, लेकिन सबके सोशल कनेक्शंस नहीं होते थे। मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स। ठीक है, बहुत सारे जॉब सीकर्स, जॉब चाहने वाले लोग हैं, उनको कई वीक्स तक वेट करना पड़ता था। स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिज, ठीक है, अपनी नाइट्स ब्रिज के अंदर स्प्रेड करनी पड़ती थी, मतलब जो ब्रिज है उनके नीचे रातें गुजारनी पड़ती थी। और इन नाइट सेटलर्स, ठीक है, जो नाइट शेल्टर्स जो बने हुए थे उनमें लोग गुजरते थे, मतलब गांव से शहर पहुंच गए लेकिन जॉब नहीं मिली, तो इस तरीके से उनको अपनी नाइट गुजारनी पड़ रही थी, या तो ब्रिज के नीचे या फिर नाइट शेल्टर्स में। सम स्टेड इन नाइट रिफ्यूजी दैट वर सेटअप बाई प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, कोई पर्टिकुलर पर्सनस के द्वारा नाइट रिफ्यूजी यानी कि रात में जो रुकने वाले कैंप बनाए गए हैं, कुछ लोग उसमें स्टे करते थे। अदर वेंट टू द कैजुअल वार्ड्स मेंटेन बाई द पुअर लॉ अथॉरिटी, कुछ लोग कहाँ पे रहते थे, जो पुअर लॉ अथॉरिटी के द्वारा जो कैजुअल वार्ड्स बनाए गए हैं उनमें दिखते थे। ठीक है, अदर वेंट टू द कैजुअल वार्ड्स मेंटेन बाई द पुअर लॉ अथॉरिटी, जो पुअर लॉ अथॉरिटीज के द्वारा जो वार्ड्स बनाए गए हैं, मेंटेन किए गए हैं, कुछ लोग उसमें स्टे करते थे। अब आप लोग इमेज देखोगे, ये जो इमेज बनी हुई है यहाँ पे, जो आपकी बुक में दी हुई है, तो ये इमेज क्या शो कर रही है, हाउसलेस एंड हंगरी पेंटिंग बाई सैमुअल ल्यूक फ्लाइट्स 1874 में एक पेंटिंग बनाई सैमुअल ल्यूक फील्ड्स में, जो प्रेजेंट टाइम में दिख रही यही इमेज है, हाउसलेस एंड हंगरी करके। दिस पेंटिंग शोज द होमलेस इन लंदन अप्लाइंग फॉर टिकट टू स्टे ओवरनाइट इन अ वर्क हाउसेस। These settlers were maintained under supervision of the Poor Law Commission for Destitute Welfare Wanderers and Foundling। ठीक है, दिस पेंटिंग, तो ये पेंटिंग ये शो कर रही है होमलेस इन लंदन, लंदन में जो होमलेस थे, इनके पास कोई घर नहीं थे, अप्लाइंग फॉर टिकट्स। ठीक है, तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टू स्टे ओवरनाइट इन अ वर्क हाउस, जिससे वर्क हाउस में अपनी नाइट स्टे कर सकें, इसके लिए उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया है कि इसके नाइट में स्टे करने के लिए उनको टिकट मिल जाए। दीज शेल्टर्स वर मेंटेन अंडर, तो ये जहाँ पे रुकने के लिए इनको जाना है, जो शेल्टर्स हैं, ठीक है, जिसके लिए टिकट के लिए अप्लाई किया है, ये जो शेल्टर्स हैं, वर मेंटेन अंडर सुपरविजन ऑफ द पुअर लॉ कमिश्नर फॉर द डिस्टिट्यूट वेलफेयर वॉन्डरर्स एंड फाउंडिंग। ठीक है, ये जो शेल्टर्स थे वो मेंटेन किए गए पुअर लॉ कमीशन के सुपरविजन में, किसके लिए, डिस्टिट्यूटिव यानी कि हेल्पलेस, जो बेसहारा हैं, वेफेयर यानी कि लाइक अ ट्रैवलर, जो सड़कों में मतलब एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, उनके रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और
वेंडर्स एंड फाउंडलिंग, ठीक है, जो भटक रहे हैं, जो फाउंडलिंग मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि वो लोग जिनके पेरेंट्स कोई और हैं, जिनका टेक केयर किसी और ने किया, वैसे लोग, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए पुअर लॉ कमीशन ने के सुपरविजन में कुछ शेल्टर्स बनाए गए। स्टेइंग इन दिस वर्क हाउस वाज ए ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस, और इन वर्क हाउस में रुकने का एक्सपीरियंस काफ़ी ह्यूमिलेटिंग था, काफ़ी अपमानजनक था, काफ़ी मतलब निराशाजनक था। एवरीवन वाज सब्जेक्टेड टू अ मेडिकल एग्जामिनेशन, जितने भी लोग रुकते थे वहाँ पे सबका क्या होता था, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होता था, मेडिकल चेकिंग होता था। किस चीज़ के लिए? टू सी वेदर दे वर कैरिंग डिसीज, कि कहीं उनको कोई डिसीज तो नहीं है, डिसीज कैरी तो नहीं किया है। देयर बॉडीज वर क्लीन, जैसे प्रेजेंट टाइम सिचुएशन है लगभग उसी तरीके से, मतलब आज देखते हैं कि सबका स्क्रीनिंग हो रहा है, उसके बाद लोग एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं, तो वही सिचुएशन कि ये चेक करने के लिए कहीं उन्होंने डिसीज कैरी तो नहीं किया है। देयर बॉडी वर क्लीन, इसका उनकी बॉडी क्लीन की जाती थी। एंड द क्लॉथ्स प्यूरिफाइड, और क्लॉथ्स को प्यूरिफाई किया जाता था। दे हैड टू ऑल्सो डू हार्ड लेबर, दे हैड टू डू ऑल्सो डू हार्ड लेबर, उनको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता था, हार्ड लेबर करना पड़ता था। ये सिचुएशन थी वर्कर्स की, ठीक है। तो वर्कर्स का लाइफ हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काम कम था, जॉब कम था, जॉब सीकर्स ज़्यादा थे, तो सिचुएशन इसलिए वर्स्ट थी। अगर काम ज़्यादा होता और वर्कर्स कम होते तो उनकी सिचुएशन कंडीशन बेटर होती, ठीक है। आगे देखते हैं। सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्री मीन प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट वर्क। अब हमने देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्री क्या थी, लास्ट लेक्चर हमने देखा सीजनल इंडस्ट्री थी, यानी कि पूरे टाइम वर्क की अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब पूरे टाइम वर्क की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा? सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मीन प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट वर्क, बहुत लंबा समय बिना काम किया जाएगा, हमारे पास कोई वर्क ही नहीं होगा, विदाउट वर्क एक बहुत लंबा पीरियड रहेगा। आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन, एक बार बिजी सीजन ख़त्म तो पुअर वापस से सड़कों पे आ जाते थे। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड आफ्टर द विंटर, द डिमांड फॉर लिव इन द रूरल एरियाज ओपनड अप इन प्लेसेस, ठीक है। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड, कुछ लोग कंट्री साइड आ जाते थे आफ्टर द विंटर, विंटर के बाद मतलब डिमांड फॉर लिव इन द रूरल एरियाज ओपनड अप इन प्लेसेस, ठीक है। जब क्या होता था, जब जो डिमांड थी, सम रिटर्न टू द कंट्री साइड, कुछ कंट्री साइड विलेज एरिया में आ जाते थे आफ्टर द विंटर। व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इन द रूरल एरियाज, तो उस समय विंटर टाइम पे क्या था, जो रूरल एरिया में जो डिमांड थी, ठीक है, विंटर के बाद रूरल एरिया में, क्योंकि विंटर में काम इंडस्ट्री मिल जाता था पर्याप्त, तो हमने देखा कि मैक्सिमम इंडस्ट्री विंटर इंडस्ट्री थी, तो उस विंटर के बाद बहुत सारे लोग रूरल एरिया में आ जाते थे, ओपनड अप इन द प्लेस, ठीक है, क्योंकि उस समय रूरल एरिया में विंटर के बाद काफ़ी सारी डिमांड की पॉसिबिलिटी हो जाती थी, ठीक है। बट मोस्ट लुक फॉर, लेकिन मैक्सिमम लोग, बहुत कम लोग वापस कंट्री साइड आते थे, मोस्ट लुक फॉर ऑड जॉब्स, ठीक है, ऑड जॉब्स देखते थे, विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफ़िकल्ट टू फाइंड, ठीक है, वो ऑड जॉब्स जिसको पाना मिड 19th सेंचुरी तक काफ़ी डिफ़िकल्ट था। वेजेज इंक्रीज, नेक्स्ट पैरा में देखते हैं, या पहले फिगर पे आते हैं। फिगर नंबर 11 एक स्पाइनिंग जर्नी बना हुआ है जिसको ड्रॉ किया गया है टी निकोल्सन के द्वारा 1835 में। तो नोटिस द नंबर ऑफ स्पिंडल्स दैट कुड बी ऑपरेटेड विथ वन व्हील, तो आप देखोगे इस एक व्हील को ऑपरेट करने के लिए कितने सारे स्पिंडल्स लगे हुए हैं, इतने सारे स्पिंडल्स इसमें लगे हुए हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरा देखिए, वेजेज इंक्रीज समवॉट इन अर्ली 19th सेंचुरी बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। वेजेज इंक्रीज समवॉट इन द अर्ली 19th सेंचुरी बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, तो जो वेजेज जो सैलरी थी समवॉट इन द अर्ली 19th, कुछ इंक्रीज हुई 19th सेंचुरी में, बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, लेकिन वो इंक्रीजमेंट भी जो इंक्रीज हुआ वो वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में बहुत कम बता रहा है, उससे बहुत ज़्यादा वर्कर्स को फ़ायदा नहीं हो पाया, जितना सैलरी इंक्रीज थी उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? द एवरेज फिगर हाइड द वेरिएशन बिटवीन ट्रेड्स एंड द फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर, जो एवरेज फिगर है आखिर कितना प्रॉफिट हुआ इस पर डिपेंड करेगा कि ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशन कितना हुआ और ईयर टू ईयर ट्रेड्स में वेरिएशन कितना था। For instance, where price rose sharply during the prolonged Napoleon War, the real value of what the workers earned fell significantly,
ठीक है। वैन प्राइसेस रोज शार्पली ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग नेपोलियन वॉर, जब लंबे चलने वाले जब नेपोलियन वॉर चला, लंबा चलने वाला नेपोलियन वॉर जो था, तो जब उसमें क्या होता है, द रियल वैल्यू ऑफ व्हाट द वर्कर्स अर्न फेल, तो रियल वैल्यू, सैलरी बढ़ी लेकिन जो रियल वैल्यू थी सैलरी इंक्रीज होने की वर्कर्स की, अर्न फेल सिग्निफिकेंटली सिंस द सेम वेजेज कुड नाउ बाई फ्यूअर थिंग्स, क्योंकि सैलरी तो बढ़ी लेकिन अब उसी सैलरी पे जो मिल रही थी अब उससे कुछ ही चीज़ें खरीद सकते थे। सैलरी बढ़ी लेकिन गुड्स के प्राइस बढ़ गए, ठीक है ना, इसलिए उस सैलरी का वैल्यू कम हो गया। मोरओवर द इनकम ऑफ वर्कर डिपेंड नॉट ऑन द वेजेज रेट अलॉन, व्हाट वाज ऑल्सो क्रिटिकल वाज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सिंस द सेम वेजेज कुड नाउ फ्यू मोरओवर द इनकम वर्कर डिपेंड नॉट ऑन द वेज रेट, ठीक है। तो जो इनकम वर्कर्स की कितनी है ये केवल और केवल वेज रेट पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है। व्हाट वाज ऑल्सो क्रिटिकल वाज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इवन इस चीज़ से डिसाइड होगा व्हाट वाज ऑल्सो क्रिटिकल वाज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट का पीरियड क्या है, एम्प्लॉयमेंट का टाइम क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। व्हाट वाज ऑल्सो क्रिटिकल वाज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज, कितने दिन, तो केवल और केवल सैलरी कितनी है इससे अकेला डिसाइड नहीं होता है, इस पे इसके अलावा जो वैल्यू है जो उसका इस पर डिपेंड भी करता है कि आखिर एम्प्लॉयमेंट का पीरियड कितना है। आपको एक दिन का 500 रुपये मिल रहा है पर लेकिन वो 500 रुपये कितने दिन मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट का टाइम पीरियड कितना है, इस पर डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर्स, जो नंबर ऑफ डेज है कितने काम किया उस पर डिसाइड होगा कि आखिर कितना एवरेज इनकम है। एट द बेस्ट ऑफ टाइम टिल द मिड 19th सेंचुरी, जब सबसे बेटर टाइम था मिड 19th सेंचुरी की बात की जाए तब भी अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वर एक्सट्रीमली पुअर, तो उस समय भी 10% अर्बन पॉपुलेशन एक्सट्रीमली पुअर सिचुएशन में थी। इन पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक स्लम, जब इकोनॉमिक डिक्लाइन आया, डिप्रेशन आया, जैसे 1830 में, द प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड वेंट अप टू एनीथिंग बिटवीन 35 and 75% इन डिफरेंट रीजन, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट जाकर के 35 से 75% पहुँच गया, मतलब किसी रीजन में 35% और किसी रीजन में 35 से लेकर के 75 तक अलग अलग, ठीक है। तो एक समय जब बेस्ट टाइम था उस समय भी 10% लोग एक्सट्रीम पुअर थे, जब इकोनॉमिक स्लम्स आया, जब इकोनॉमिक डिक्लाइन आया तब जाके 35 से 75% अनएम्प्लॉयड हो गए। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का फियर था, द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स, इससे वर्कर्स हॉस्टाइल हो गए, अपोज में आ गए टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। उनको लगा कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसी की वजह से उनको काम नहीं मिल रहा, अगर ये मशीन नहीं होती तो काम कौन कर रहा होता, हम कर रहे होते। तो ये जो इकोनॉमिक श्रम आया, इकोनॉमिक डिक्लाइंस आया इकोनॉमिक श्रम्स की वजह से, द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और लोगों की काम क्या है ख़त्म हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट के डर से वर्कर्स हॉस्टाइल यानी कि अपोज किया उन्होंने टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी के वो अपोज में आ गए। व्हेन द स्पाइनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है, स्पाइनिंग जेनी जिसको जेम्स हारग्रेव्स ने बनाया था 1764 में, इससे क्या हुआ था, इससे जो स्पीड थी, ठीक है, स्पाइन करने की जो स्पीड थी ये बढ़ गई थी, ठीक है, और लेबर डिमांड कम हो गई थी स्पाइनिंग जेनी से। तो बाई टर्निंग वन सिंगल व्हील अ वर्कर कुड सेट इन मोशन नंबर ऑफ स्पिंडल्स स्पिन सेवरल थ्रेड्स एट द टाइम। तो बाई टर्निंग वन सिंगल, एक सिंगल व्हील को टर्न करने में कुड सेट इन मोशन नंबर ऑफ स्पिंडल, बहुत सारे स्पिंडल्स का मोशन जरूरी था, स्पिन सेवरल थ्रेड्स एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे बहुत सारे थ्रेड्स धागे उससे निकल सकते थे, यानी कि उससे काफ़ी स्पीड से स्पिन होना स्टार्ट हो गया था। तो उसी स्पाइनिंग जेनी की हम बात कर रहे हैं। व्हेन द स्पाइनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस इन, जब स्पाइनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया तो कंडीशन क्या होती है, स्पाइनिंग जेनी से क्या हुआ, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम पड़ने लगी। तो जब स्पाइनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया वूलन इंडस्ट्री में, तो वुमेन हु सर्वाइव ऑन हैंड स्पाइनिंग बिगेन अटैकिंग द न्यू मशीन, तो उन्होंने न्यू मशीन पे अटैक करने स्टार्ट कर दिया, मशीनों को तोड़ फोड़ करने स्टार्ट कर दिया। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनी कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। तो स्पाइनिंग जेनी को लेकर के ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो लड़ाई थी, ये लंबे समय तक चलती रही, बहुत समय तक स्पाइनिंग जेनी को जो वर्कर्स थे उन्होंने तोड़ फोड़ करते रहे।
आफ्टर द 1840 के बाद बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटी, बहुत सारे यानी कंस्ट्रक्शन वर्क सिटी में स्टार्ट हुए। ओपनिंग अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटी मिली। रोड्स वर वाइडन, रोड्स को वाइड किया गया और चौड़ा किया गया। न्यू रेलवे स्टेशंस केम अप, नए रेलवे स्टेशंस बने। रेलवे लाइन वर एक्सटेंड, रेलवे लाइन्स एक्सटेंड हुई। टनल्स डग, मतलब जो टनल्स हैं, सुरंग हैं, उनकी डगिंग काम, उनको टनल्स खोदे गए। ड्रेनेज एंड सीवर्स लेड, ड्रेनेज यानी कि जो वाटर वेस्ट मटेरियल जो जाने का सिस्टम होता है, यानी कि बेसिकली नालियाँ वगैरह, तो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। सीवर्स बनाए गए। रिवर्स इम्बैंक्ड, ठीक है, रिवर्स में इम्बैंक्ड यानी कि रिवर्स में डैम बनाने का काम स्टार्ट हुआ। ये सब एक्टिविटी हुई। तो द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन द 1840। इसके अलावा 1840 तक जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी डबल हो गई, यानी कि उसमें भी एम्प्लॉयमेंट मिला। एंड डबल अगेन सब्सिक्वेंट, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में फिर आगे 30 सालों में फिर और इतने ही लोगों के एम्प्लॉयमेंट और मिला। तो इस तरीके से क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बाद एक 1840 के बाद कुछ सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट के मामले में बेटर हुई। अब आप एक इमेज देखेंगे, फिगर 12 जो इमेज आप लोगों को दिख रहा है, A shallow underground railway being constructed in central London. Illustrate time 1868. तो from the 1850 रेलवे स्टेशंस begin coming up all over London. तो इसमें रेलवे स्टेशन दिख रहा है, तो आपको देखेगा कि पूरे लंदन में लगभग रेलवे स्टेशंस बनना स्टार्ट होते हैं। दिस मीन, इसका मतलब है अ डिमांड फॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स टू डिग टनल्स, एरेक्ट timber scaffolding to the brick and iron works. Job seeker move from one construction site to another. मतलब इतने सारे कंस्ट्रक्शन काम होने लगे थे और वर्कर्स के पास ये काम था कि एक कंस्ट्रक्शन काम हुआ तो जॉब सीकर, जॉब चाहने वाले लोग थे, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट से दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचते रहते थे। तो इस तरीके से जो हमारा 2.1 लेक्चर था ये पूरा हमारा फिनिश हो गया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन द कॉलोनी, इसको हम पढ़ेंगे। लगातार आप लोग पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए। डेली ज़रूरी है कि आप बराबर लेवल पे मेहनत करते रहिएगा, तभी आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।